भारत की इन बेटियों को सलाम करना चाहते हैं और इनसे ये कहना चाहते हैं कि वो पूरे देश को आज इन पर गर्व है। इनकी जीत ने भारत की करोड़ों महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया है, नारी में कितनी शक्ति है इसका एहसास कराया है। संघर्ष की भट्टी में तपकर करोड़ों में एक किरदार बनाया और भारत को इन बेटियों ने भी महान बनाया। कहते हैं कि इतिहास बनता नहीं है बल्कि रचा जाता है, और इन लड़कियों ने आज इसी इतिहास को रचकर पूरे देश के जज्बात ही बदल डाले। कल रात से ऐसा लग रहा है कि भारत में एक नई लहर चल पड़ी है जो उम्मीद, भरोसे, रोशनी से भरी है, और ये रोशनी इन लड़कियों ने अपनी जीत से पैदा की है। आप सबसे पहले इनका ये वीडियो देखिए जो क्रिकेट के खेल में एक नए युग की कहानी बयां कर रहा है। तो ये युग इन लड़कियों का भी है जिन्होंने नए भारत की नई विजय गाथा को लिखा है और भारत को महिला क्रिकेट में भी विश्व विजेता बना दिया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये जीत भारत में सामाजिक रूप से कई बदलाव लाने वाली है, और इनमें सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब महिलाओं को लेकर रूढ़िवादी सोच का ढांचा पूरी तरह से टूट जाएगा। अब रसोई के बेलन से पहले लड़कियों के हाथों में क्रिकेट का बल्ला थमाया जाएगा और समाज इस बात को पूरी तरह स्वीकार करेगा कि क्रिकेट सिर्फ पुरुषों का खेल नहीं है। और ऐसे ही चाहे कोई भी मैदान हो, चाहे कोई भी अखाड़ा हो, चाहे कोई भी खेल हो, चाहे कोई भी दफ्तर हो, अब तक हमारे देश में माना जाता था, कहा जाता था कि बच्चे बड़े होकर सचिन, सहवाग, गांगुली, राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा बनना चाहते हैं। लेकिन अब छोटी छोटी बच्चियां भी बड़े होकर हरमनप्रीत, जमायमा, शिफामी वर्मा, दीप्ति शर्मा, अमनजोत, स्मृति मंधाना बनने का सपना देखेंगे। और अब क्रिकेट की लोकप्रियता को लेकर आधार पर, मतलब एक तरह से जो अभी तक जेंडर के आधार पर बांटा जा रहा था, जो लैंगिक आधार पर बांटा जा रहा था, वो खत्म होगा। ये जीत भारत के लोगों की भी जीत मानी जाएगी जिन्होंने इस बहस को हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया कि भारत के लोग पुरुष टीम की तुलना में महिला टीम को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते। आज आप भारत के किसी भी शहर को उठाकर देखिए, देश के लगभग हर राज्य और शहर में महिला क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप जीतने का जश्न मनाया गया और पूरे देश में इस जीत की खूब चर्चा हो रही है। लोगों ने दिवाली के अंदाज में इस जीत का जश्न मनाया और आतिशबाजी ने पूरे देश का माहौल बदल दिया। गुजरात से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र तक हर राज्य में लोग इस जीत की खुशी में झूमते नजर आए। इस वुमेन्स को दिल से चक दे इंडिया। भारत की बेटियों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है कि जो अभी तक नहीं हुआ था। बहुत हमारे लिए गर्व की बात है, हर महिला ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। वुमेन्स वर्ल्ड कप बहुत ज्यादा बड़ा हम लोगों के लिए दिल छूने वाला काम है। इंडिया इंडिया और हमारा इंडिया हमेशा आगे रहेगा। इंडिया इज ग्रेट। इस जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के क्लब में शामिल हो गई हैं। और जिस तरह 25 जून 1983 को कपिल देव की अगुवाई वाली क्रिकेट टीम ने सारे समीकरणों को फेल करते हुए वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा था, ठीक वैसा ही कारनामा हरमनप्रीत कौर की इस नई और युवा टीम ने भी करके दिखा दिया है। भारत की इस टीम पर वर्ल्ड कप में कोई दाव नहीं लगा रहा है, और जब हम इस वर्ल्ड कप में लगातार 3 मैचेस हार गए थे तब ये कहा जा रहा था कि इस टीम का वर्ल्ड कप से भारत बाहर होना लगभग तय है। लेकिन इन लड़कियों ने हिम्मत नहीं हारी, अपने मन में भरोसे को लगातार जिंदा रखा कि इस बार के वर्ल्ड कप को जीता जा सकता है। और देखिए ये इतिहास हमने रच दिया है। और ये मेहनत रंग लाई और फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर हमारी महिला क्रिकेट टीम ने सबको हैरान कर दिया। साल 2005 और 2017 में भी भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, लेकिन तब हम इस खिताब को जीतने से चूक गए थे। लेकिन इस बार ऐसी कोई गलती नहीं हुई। और आपको यकीन नहीं होगा कि इस बार व्यूअरशिप के पिछले सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। आपने सही सुना, व्यूअरशिप के, यानी कितने लोगों ने मैच को देखा, इसके सारे पिछले रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। अकेले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर फाइनल मैच को 19 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया है। साल 2017 में जब भारत और इंग्लैंड के बीच फाइनल मैच खेला गया था तब इसे 12.5 करोड़ लोगों ने देखा था, 12.5 करोड़ बार देखा गया था।
लेकिन इस बार एक नया रिकॉर्ड बन गया है और ऐसा नहीं है कि लोगों ने महिला विश्व कप के सिर्फ फाइनल मैच को ही देखा। इससे पहले शुरुआत के 13 मैचेस को भी 6 करोड़ बार देखा गया था, जो पिछली बार से 5 गुना ज्यादा है। इसी वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैचेस हुए थे उसे भी 2 करोड़ 84 लाख बार देखा गया। और मजे की बात यह है कि इस मैच में भारत की जीत हुई थी और हमारी पुरुष टीम की तरह महिला टीम ने भी पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ ही नहीं मिलाया था। एक और मजेदार बात आपको बताते हैं कि जहां भारत की महिला क्रिकेट टीम ने इस वर्ल्ड कप को जीतकर इतिहास रचा है, ठीक उसी तरह पाकिस्तान की टीम ने इस वर्ल्ड कप में अपने सारे मैचेस हारकर एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना लिया है, एक और शर्मनाक रिकॉर्ड बना लिया है। और ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड सपने में भी कभी भारत की बराबरी नहीं कर सकता। भारत के क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप जीतने वाली महिला खिलाड़ियों को 51 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। ये राशि आईसीसी की प्राइज मनी से भी बहुत ज्यादा है। आईसीसी से भारतीय टीम को लगभग 40 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जबकि रनर अप टीम दक्षिण अफ्रीका को लगभग 20 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। यहाँ इस प्राइज मनी के लिए आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह की भी खूब चर्चा हो रही है, जिन्होंने पुरुषों और महिलाओं के वर्ल्ड कप में प्राइज मनी के बीच के अंतर को बहुत कम कर दिया है। आपको यकीन नहीं होगा कि पिछले वर्ल्ड कप में सभी टीमों को मिलाकर 31 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि इस बार के वर्ल्ड कप में 122 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 297% की वृद्धि हुई है, 297%। और इससे इस वर्ल्ड कप में सबसे पीछे रहने वाली पाकिस्तान की महिला क्रिकेट टीम को भी लगभग 2.5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। और मोहसिन नकवी का ये ध्यान से आपको ये सुनना चाहिए, जो हमारी एशिया कप की ट्रॉफी पर आज तक कुंडली मारकर मोहसिन नकवी बैठा हुआ है, ट्रॉफी चोर जिसे हम कहते हैं। वैसे इस पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए इससे आगे बढ़ते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि इस जीत के बाद हमारी महिला खिलाड़ियों के परिवार वालों ने कैसे जश्न मनाया है। और आज आप इन महिला खिलाड़ियों की कहानियों से काफी कुछ सीख सकते हैं। इनमें पहली कहानी 21 साल की शेफाली वर्मा की है, जिनके लिए बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस फाइनल मैच के लिए भगवान ने खुद उन्हें चुना है। जब इस बार के वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हुआ, तब इसमें शेफाली वर्मा का नाम नहीं था, दूर दूर तक इस टीम का हिस्सा नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस घोषणा से 2 दिन पहले ही उनके पिता को हार्ट अटैक आया था और ये खबर वो अपने परिवार को भी बता नहीं सकती थी। लेकिन इसके बाद एक चमत्कार हुआ और प्रतीका रावल के चोटिल होने के बाद सेमीफाइनल मैच में शेफाली वर्मा को खेलने के लिए बुलाया गया और फाइनल में उन्होंने सबसे ज्यादा 87 रन बनाए और 2 विकेट्स भी लिए। इस तरह जो शेफाली वर्मा वर्ल्ड कप की टीम में चुनी भी नहीं गई थी, जिनके घर में ऐसी विपत्ति आई हुई थी, वो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रही और इसे लोग गॉड्स प्लान कह रहे हैं, यानी भगवान की रचना। हरियाणा के रोहतक की रहने वाली शेफाली वर्मा के लिए इस मुकाम तक पहुंचना कभी भी आसान नहीं था। उन्हें सबसे पहले समाज की सोच से जीतना पड़ा, जिसमें लोग उनके पिता को ये कहते थे कि अपनी बेटी को क्रिकेट खिला रहे हो, बेटी को क्रिकेट सिखाकर बहुत गलती कर रहे हो। लेकिन शेफाली वर्मा और उनके पिता ने इस बात को खुद से दूर रखा कि 4 लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, सोचे। उन्होंने अपने खेल पर ध्यान दिया। आज वो इस देश के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाई है। देखिए जी, जिस तरह से जो शेफाली ने कारनामा कर गया, जो उम्मीद थी उसमें कितना खरा उतरी? बिल्कुल 100% खड़ी उतरी। तो क्या उम्मीदें लगाई जा रही थी मैच में उसको? हमने ये सोचा नहीं था भाई हारेगी टीम, हमने यही सोचा था टीम जीतेगी, चाहे कैसे भी करके जीते। इस जीत का असर ये हुआ है कि छोटी छोटी बच्चियां भी ये कह रही हैं कि वो बड़े होकर शेफाली वर्मा बनना चाहती हैं। और इसी तरह की कहानी 28 साल की दीप्ति शर्मा की है, जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश के आगरा की रहने वाली हैं। उनके लिए कहा जाता है कि उनके जैसा भाई हर किसी को मिले। दीप्ति शर्मा ने कभी नहीं सोचा था कि वो एक दिन क्रिकेट खिलाड़ी बनेंगी और भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतेंगी। उन्होंने दूर दूर तक कभी नहीं सोचा था कि क्रिकेट में उनको ऐसा मौका मिलेगा और वो एक दिन वर्ल्ड कप खेलेंगे। लेकिन एक दिन जब उनके भाई को क्रिकेट सिखाने वाले कोच ने ये देखा कि टैलेंट है दीप्ति में और वो भारत के लिए खेल सकती है, उस दिन से उनके कोच ने उन्हें भी तैयार करना शुरू कर दिया और दीप्ति शर्मा के भाई ने भी उनकी क्रिकेटर बनने में पूरी मदद की।
आज आप देखिए कि अगर भारत वर्ल्ड कप जीता है तो इसमें दीप्ति शर्मा की भूमिका सबसे बड़ी है। और दीप्ति पहली ऐसी ऑलराउंडर हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 15 से ज्यादा विकेट और 200 से ज्यादा रन बनाए हैं और फाइनल मैच में भी उन्होंने 58 रनों की शानदार पारी खेली। दीप्ति शर्मा की मेहनत और उनके जुनून ने हर किसी को प्रेरित किया है और उनका परिवार अब भी विश्वास नहीं कर पा रहा है कि उनकी बेटी ने इतना बड़ा कीर्तिमान रचा है। हमारी बेटियों का जो मनोबल था वो बहुत ऊपर था, वो ऑस्ट्रेलिया को हरा के, और तो मैंने समझा कि साउथ अफ्रीका तो कुछ भी चीज नहीं है उनके आगे, तो निश्चित रूप से हराएंगे। तो वही आज सपना पूरा हुआ हमारा। दीप्ति शर्मा से जो मेरे को उम्मीद थी उससे ज्यादा दीप्ति शर्मा ने मेरे को प्रभावित किया है, अपने देश का मान सम्मान बढ़ाया है। इसके लिए मैं अपने को धन्य मानती हूँ कि आज उसने सारी माओं का मान सम्मान बढ़ाया है, ऐसी बेटियों ने मान बढ़ाया है अपने देश का। मैं इस देश और देशवासियों का सबका धन्यवाद बोलती हूँ। दीप्ति शर्मा की कहानी बताती है कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस जरूरत है तो उसे पहचानने की। और कुछ इसी तरह की कहानी 25 साल की राधा यादव की है, जिन्होंने गरीबी भी देखी, इस गरीबी में बहुत संघर्ष भी किया, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि इस गरीबी को उन्होंने कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। मुंबई की रहने वाली राधा यादव के पिता सब्जी और दूध की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अपनी बेटी को इस मुकाम पर देख पाएंगे। उन्होंने सिर्फ मेहनत की, अपनी बेटी से ये कहा कि वो सपने देखना नहीं छोड़े। और एक दिन राधा यादव जब लड़कों के साथ क्रिकेट खेल रही थी, तब क्रिकेट कोच प्रफुल्ल नाइक की उन पर नजर पड़ी और आज वो भारत के लिए वर्ल्ड कप जीत कर लाई है। कुछ ऐसी कहानी अमनजोत कौर की है। इनके पिता कारपेंटर थे, क्योंकि उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी बेटी को एक नया बैट खरीद कर दे, इसलिए उन्होंने खुद लकड़ी का एक बैट बनाया। सोचिए, पिता के हाथों से बना हुआ बैट जब हाथ में मिले तो उसमें कैसी ताकत मिलती होगी। तो सोचिए, उनके पिता ने खुद लकड़ी का एक बैट बनाया था। और आप देखिए कि आज अमनजोत कौर ने भारत के लिए इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कई लोगों के लिए वो प्रेरणा बन गई है। 25 साल की जमाइमा की अब बात करते हैं। जमाइमा रॉड्रिग्स और कप्तान हरमनप्रीत कौर की कहानी भी संघर्षों से भरी है और इन सारी कहानियों से आप ये सीखेंगे कि जीवन में एक लक्ष्य और उस लक्ष्य को हासिल करने की जिद होनी चाहिए। इन कहानियों से ये भी पता चलता है कि गरीबी आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन आपके सपनों में कभी बाधा नहीं बन सकती। ये तमाम महिला खिलाड़ी बहुत अमीर परिवारों से नहीं है। इन खिलाड़ियों ने गरीबी, मध्यम वर्ग के परिवारों से अपनी परवरिश हासिल की, संघर्ष किया, लेकिन जिद नहीं छोड़ी, वर्ल्ड चैंपियन बनने का सफर तय किया। और इस देश की हर आम लड़की को ये बताती है इनकी कहानियां कि जब ये ऐसा कर सकती है तो इस देश की हर लड़की अपने सपने को पूरा कर सकती है। देखिए, जब 25 साल बाद वर्ल्ड कप आया है, उसकी खुशी अलग थी, क्योंकि बेटी को बहुत पहली बार चांस मिला था इसमें, तो वो कहती कि वर्ल्ड कप हम लेके ही आएंगे। भी हमारी इस वक्त तैयारी ऐसी है कि हमने वर्ल्ड कप लेना ही लेना। वो 5-6 साल की होती थी, उसको तो पहले से ही शौक था क्रिकेट का, इतना उसको अब भी है क्रिकेट। घर में आएगी, दीवारों पे से बॉल मार मार के, तो उसने ऐसे एक कमरा क्रिकेट रूम भी बनाया हुआ है, भी अपना कि ऐसी जिम की एक्सरसाइज भी करती है, ऐसे अपने बॉडी को मेंटेन भी रखती है। और क्रिकेट का तो बहुत ही शौक है, बचपन से था। स्टार्टिंग से देखिए कैसे उसने अलग अलग स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती थी, फिर उसने क्रिकेट को चूज किया, पापा उसके साथ लगे कि हाँ मतलब दोनों की ही जर्नी बन गई स्टार्टिंग में बेसिकली दोनों की। तो और फिर चलते रहे डोमेस्टिक से इंटरनेशनल का सफर। फिर हमारा डिसाइड करना कि पोस्टर्स लेके आई थी एक दिन वो घर पे कि हाँ मैं वर्ल्ड कप में पक्का जाऊंगी, कमल तो देखियो मैं सबको प्राउड फील करवाऊंगी, सबको हेल्प करूंगी। तो वो फाइनली मौका आया, उसकी जर्नी हमने देखी, उसका सपना पूरा होता हुआ देखा हमने। वैसे आजकल दुनिया में जेनजी युवाओं को लेकर काफी चर्चा होती है और अलग अलग देशों का उदाहरण देकर ये बताया जाता है कि कैसे जेनजी युवा हिंसा के रास्ते अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आज हम आपको उन जेनजी खिलाड़ियों से भी मिलवाना चाहते हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन करके इस बार के वर्ल्ड कप को जीता है। भारत को विश्व विजेता बनाने वाली इस महिला टीम की 16 खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी जेनजी की हैं।
जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच है। इनमें ऋचा घोष से लेकर प्रतिका रावल, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, क्रांति गौड़, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा और जमाइमा रॉड्रिक्स का भी नाम है। और आज हमारे देश के जेनजी युवाओं को इन जेनजी खिलाड़ियों से जरूर प्रेरणा लेनी चाहिए। और आखिर में इस जीत का जश्न तब तक अधूरा रहेगा जब तक इस टीम के कोच अमोल मौजूमदार की बात नहीं होगी। साल 1974 में मुंबई में जन्मे अमोल मौजूमदार का बचपन उसी शिवाजी पार्क के मैदान में बीता जिसने सचिन तेंदुलकर, विनोद कांबली जैसे दिग्गज खिलाड़ी भारत को दिए। खुद अमोल मौजूमदार भी कोच रमाकांत आचरेकर की देखरेख में इन्हीं दोनों खिलाड़ियों के साथ इस मैदान पर खेला करते थे। जब सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली ने एक मैच में 664 रन की ऐतिहासिक साझेदारी की थी, उस वक्त अगला बल्लेबाज जो पैड बांधकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि अमोल मौजूमदार ही थे। अमोल मौजूमदार इन खिलाड़ियों की तरह काफी प्रतिभाशाली थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें भारतीय टीम में इतना खेलने और मेहनत के बाद भी कभी उन्हें खुद जगह नहीं मिली। अपने पहले ही रणजी मैच में उन्होंने 260 रन बनाए थे, जो उस समय डेब्यू पर सबसे ज्यादा रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड था। 2 दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट है उसमें 11,167 रन बनाए और उनका औसतन अगर आप देखिए तो 48 से भी ज्यादा था, 48 से ज्यादा, जो रणजी ट्रॉफी के इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा एवरेज है। लेकिन इतनी निरंतरता और प्रतिभा के बावजूद उन्हें कभी भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। उन्होंने एक बार कहा था कि क्रिकेट ने मुझे सब कुछ दिया, बस वो कैप नहीं दी जो भारतीय टीम में चुने जाने पर खिलाड़ियों को मिलती है। हालांकि अमोल मौजूमदार ने इस अफसोस को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने दूसरी राह पकड़ी। साल 2023 में भारतीय महिला टीम के हेड कोच बनने के बाद उन्होंने इस टीम को विश्व विजेता बना दिया और ये आज बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि उनकी कहानी काफी हद तक चक दे इंडिया के कबीर खान से मिलती जुलती है। आज भारत के युवा अमोल मौजूमदार से ये सीख सकते हैं कि कैसे एक फेलियर, एक नाकामी, उससे कभी भी आपका भविष्य नहीं तय होता है। आप तब तक विजयी रहते हैं जब तक आप खुद के अंदर जीत की भूख को बना कर रखते हैं और खुद हार नहीं मानते हैं। और अमोल मौजूमदार ने ऐसा ही किया। आज उनकी हर तरफ चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि जिस तरह क्रिकेट के खेल में महिलाएं अपनी योग्यता साबित कर रही हैं और सही मायनों में महिला सशक्तिकरण हो रहा है, क्या ऐसा ही राजनीति में कभी होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसा क्यों है कि राजनीति में महिला सशक्तिकरण के नाम पर नेताओं की पत्नियां, उनकी बेटियां, बहुएं, उनको तो चुनाव में टिकट मिल जाता है, लेकिन इसे ही कई लोग महिला सशक्तिकरण मान लेते हैं। इस बार बिहार में कुल 65 महिलाओं को चुनाव में टिकट मिला है, जिनमें से 43 महिलाएं अलग अलग राजनीतिक खानदानों से जुड़ी हुई हैं। ये मामला बहुत गंभीर है। यानी 66%, 66% महिला उम्मीदवार किसी न किसी नेता की पत्नी है, बेटी है, बहू है। आरजेडी ने 24 महिलाओं को टिकट दिया है और इनमें से 23 महिला उम्मीदवार अलग अलग राजनीतिक खानदानों से, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती डॉक्टर करिश्मा राय, पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी, पूर्व मंत्री राजेंद्र राय की बहू डॉक्टर एजा यादव को आरजेडी ने चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया। इसी तरह बीजेपी ने भी 13 महिलाओं को टिकट दिया है, जिनमें से 10 महिला उम्मीदवार अलग अलग राजनीतिक खानदानों से हैं। इनमें पूर्व सांसद अजय निषाद की पत्नी रमा निषाद, दिवंगत नेता दिग्विजय सिंह की बेटी श्रेयसी सिंह, पूर्व विधायक विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह और पूर्व विधायक महेश पासवान की पत्नी कविता देवी का नाम शामिल है। जेडीयू 13 महिलाओं को टिकट दिया। इनमें भी 11 महिला उम्मीदवार अलग अलग राजनीतिक खानदानों से हैं और इसी तरह जीतन राम मांझी के हम पार्टी जो है, लोक जनशक्ति पार्टी हो, महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी ने भी राजनीतिक खानदानों से आने वाली महिलाओं को चुनाव में टिकट दिया। और बड़ा सवाल ये आज खड़ा होता है कि क्या आम महिलाओं की जगह राजनीतिक पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को टिकट देकर सही मायनों में महिला सशक्तिकरण है? इसे सही माना जाए? हमारे देश में महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की बात होती है, केंद्र सरकार इसे लेकर कानून भी लाई, लेकिन सोचिए अगर महिलाओं की हिस्सेदारी राजनीतिक परिवारों की महिलाओं से बढ़ेगी और वहीं तक सीमित रह जाएगी तो ये कहां तक उचित होगा? खैर, इस खबर से आगे बढ़ते हैं और आपको ये बताते हैं कि इस बिहार में इस बार अगर आप देखिए तो आम महिलाओं के बीच 10,000 रुपए की काफी चर्चा है। ये वही 10,000 रुपए हैं जो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगभग 1 करोड़
1.5 लाख, मतलब समझ लीजिए कि 1,50,00,000 महिलाओं को दे दिए हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि ये संख्या और भी बढ़ सकती है। यकीन मानिए इन 10,000 का चुनाव में बहुत जोर है। महिलाएं ये बता रही हैं कि उन्होंने इन पैसों का क्या किया और कैसे वो इससे खुद को सशक्त कर रही हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए, क्योंकि हम अलग अलग जगहों पर गए। नतीजों वाले दिन हम आपको जरूर बताएंगे कि क्या अब की बार 10,000 से बनेगी सरकार। तो नालंदा के ही आसपास के बाहरी इलाकों में गांव के पास हम लोग मौजूद है। कहाँ से आए हैं? जगजीवनपुर से। जगजीवनपुर से आए हैं। चर्च आए हैं? हाँ, चर्च आए हैं। सिंदूर भी लगाते हैं? सिंदूर भी लगाते हैं। हम लोग के सर बोलता है कि सिंदूर करिए, माना थोड़ी है। अच्छा, आप लोग को पैसा मिला है वो 10,000 रुपए वाला है? मिला है 10,000। आपको भी? हाँ मिला है। हाँ मिला है। क्या सभी को मिला है? हाँ, हम लोग को मिला है 10,000। हाँ, आपको भी? हाँ, हमरा भी मिला है। पूछ पूछ के पकड़ाता है अब हम लोग के। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्या किए हो? 10,000 रुपए का क्या किए? रोजगार किए। हाँ, कुरकुरा लाए हैं, बिस्किट लाए हैं, और फिर आगे भी देंगे हम लोग को सरकार। उसको बेच रहे हैं, बेच रहे हैं। हाँ, अच्छा, तो आगे फिर अपना दुकान, छोटा सा दुकान खोल लिए हैं। दीदी, हम लोग बकरी किने हैं। आप? हम गाय लिए हैं। अब गाय आ गया कैसे? 10,000 में गाय? कितना लोग? बाछी है, बाछी। अच्छा, बाछी ले ली है। बाछी खरीदे हैं 5,000 में। 5,000 में मोमबत्ती वाला सामान लाए हैं, मशीन पटना से बनाए हैं। और दीपावली ने बेचा है थोड़ा। क्या हम मतलब हमको लाइन दिया, हमको पानी का टंकी दिया, उसी से हम पीते हैं। हमको पास पैसा नहीं के बोरिंग करा सकते हैं, तो उसी को वोट देंगे। पैसा भी 10,000 दिया है, लाइन दिया है, हम लोग का अच्छा है, बाल बच्चा पढ़ने जाता है, तो उसी को वोट देंगे। जो सब सुविधा देगा उसी को ना वोट, जो सुविधा देगा उसी के ना देंगे। हम लोग के तो कोई चीज की सुविधा नहीं, तो सुविधा दिया उसको देंगे। तो चलिए, मामला यहाँ पे टाइट दिख रहा है। जिन जिन को मिला है 10,000 रुपया, वो तो कह रही हैं कि जहाँ से पैसा मिला है वहीं पर वो लोग वोट देंगे, क्योंकि उनके लिए रोजगार का साधन है। तो ये दिलचस्प था। ज्यादातर अभी तक हमें जो सफर में मिले वो बकरियां खरीद रहे थे, पर यहाँ जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ का कहना है कैंडल मेकिंग का उन्होंने काम शुरू किया है, यानी मोमबत्ती बनाकर बेचा है। तो वहीं एक महिला है जो कह रही है कि उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली है कुरकुरे वगैरह बेचने की, बाकियों ने बकरी खरीदी है उससे। आइए आगे चले। तो मखाने को आपने पानी से निकालते हुए कई लोगों का वीडियो देखा होगा, लेकिन आपको दिखाते हैं जो पानी से ये निकलता है, उसके बाद ऐसे इसको यहाँ पर भुनने के लिए 2 कढ़ाइयां, इसमें पहले गरम किया जाता है, फिर उसमें डाला जाता है। ठीक कहा ना? ठीक बोले ना? कितना देर भुनिएगा? तो खाली पूछबे में तो गरमाई छे। गरमा रहे हैं, फिर उसमें भुनाएगा, फिर उधर फोड़ा जाएगा, फिर मखाना निकलेगा। देखबे लावा चारू भाग रहते पठार लागल। अखन कुछो नहीं। और 3 दिन बाद आ जाते हैं। हाँ। गाँव में औरत को मिला है 10,000 रुपया मिला है कुछ? मिला है, एक ठो हमको पुतों को मिला। आप किसको मिला है? इनका मिला है। आपको मिला है 10,000 रुपया? भेट गया। क्या किए उससे? क्या किए? ये रोजगार करते हैं, मखाना, और क्या करेंगे। अच्छा, तो आप बताइए कि आप लोग को ये गांव में आप लोग को मिला है क्या पैसा 10,000? बहुत लोग का नहीं भेटे, 2-4 गोरे का और भेट ले। हाँ। आप क्या करती हैं काम अपना? हाँ। आइए दिखाइए भाई। कह रही है कि 10,000 से इन्होंने ये बुनने का काम शुरू किया है। कहाँ पे है? तो 10,000 रुपया इनको भी मिला है, और ये क्या काम कर रही हैं उससे ये आपको दिखाते हैं। ओ अच्छा, वाह। आइए। पावन पूजा है, तीन छठ व्रत का सकर कोनिया छिटा सब चीज, ये सब काज हम लोग का। तो बिक्री हो रहा है सब? बिक्री। हाँ, पैसा आ रहा है? हाँ, पैसा आयल छलकी। बिजनेस, ये जरा सुनाइए। बिजनेस सुन के इतना मन खुश हो जाता है। जब औरतें मतलब बिजनेस, आप बिजनेस कर रही हैं? हाँ, बिजनेस का। बिजनेस करते हैं? यह पतिया मौनी पावन तिहार का, ब्याह दान का, सब चीज का। तो इस गांव में भी आप देख रहे हैं, यहीं पर हम मौजूद हैं, और कम से कम 2-3 महिलाएं यहाँ पर भी मिल गई। यहाँ पर मखाना की स्टोरी करने हम आए थे, तो उनको जो पैसा मिला है और उससे उन्होंने रोजगार शुरू किया है, उसके बारे में वो बता रही। वैसे आज इन 3 बंदरों की भी काफी चर्चा हो रही है, जिनका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी दरभंगा की रैली में किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन में पप्पू, टप्पू और अप्पू नाम के 3 बंदर हैं, जो ना तो देश की प्रगति देखना चाहते हैं
ना अच्छा सुनना चाहते हैं और ना ही बोलना चाहते हैं। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर। पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। अब विजुअल स्टोरीज दिखाते हैं, वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आज सबसे ज्यादा चर्चा में रही। इनमें पहली तस्वीर तेलंगाना के रंगारेड्डी से है, जहां यात्रियों से भरी बस और गिट्टियों से भरे डंपर में भयंकर टक्कर हो गई और इस हादसे में 19 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि बस में से लोगों के शव निकालने के लिए बस को काटना पड़ा। ये डंपर गलत दिशा से आ रहा था और इसने बस को सामने से टक्कर मार दी। इस टक्कर में बस पूरी तरह डैमेज हो गई और डंपर में लदी गिट्टियां बस के अंदर यात्रियों पर जा गिरी। इन गिट्टियों में कई यात्री दब गए। इस घटना की कई डरावनी तस्वीरें आई हैं, जिसमें कमर तक और सीने तक गिट्टियों में दबे यात्री मदद के लिए पुकार रहे हैं। पुलिस और बचाव दल को लोगों को निकालने में काफी परेशानी हुई। इस टक्कर में ड्राइवर और उसकी सीट के पीछे का हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। वहां बैठे अधिकतर लोगों की मौत हो गई। वहीं राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी एक तेज रफ्तार डंपर ने सड़क पर करीब 300 मीटर तक कोहराम मचाया। एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी और कई पैदल चल रहे यात्रियों को रौंद डाला। इस घटना में भी 13 लोगों की मौत हो गई। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि हमारी जो सड़कें हैं, सड़कों पर हर सेकंड कई लोग मर रहे हैं, लेकिन ये मौतें अब किसी को विचलित नहीं करती। तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर मौत दौड़ रही हो। जांच में पता चला कि डंपर को चला रहा ड्राइवर शराब के नशे में था। ये डंपर एक के बाद एक वाहनों को टक्कर मारता चला गया। इस टक्कर में कई गाड़ियां चकनाचूर हो गईं। डंपर की टक्कर से सड़क पर जगह जगह लाशें बिछ गईं और ये कई वाहनों को घसीटते हुए ले गया। बाइक भी डंपर के नीचे आ गई। इस टक्कर में मरने वालों के अलावा कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी हालत गंभीर है। उधर बिजनौर में एक निकाह की दावत के दौरान चिकन फ्राई को लेकर जमकर बवाल हो गया और हालात ऐसे बन गए कि निकाह की रस्में 3 बार रोकनी पड़ी। कल्पना कीजिए, खाना इतना जरूरी था कि निकाह की रस्में 3 बार रोकनी पड़ी। खाने को लेकर मचे इस बवाल में दोनों पक्षों में जमकर मारपीट भी हुआ। लाइव बनाओ, लाइव। बिजनौर में ये पूरा विवाद खाने को लेकर हुआ। इस निकाह में चिकन फ्राई कम परोसे जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद ये कहासुनी हाथापाई में बदल गई। बारातियों ने शिकायत की थी कि चिकन फ्राई कम दिया जा रहा है। इस नाराजगी को दूर करने के लिए दुल्हन पक्ष के लोगों ने प्लेट भरकर खाना देना शुरू कर दिया। इस बात को कुछ बारातियों ने अपनी बेइज्जती समझा और तमीज से खाना सर्व करने के लिए कहा और ये विवाद मारपीट में बदल गया। इस मारपीट में करीब 15 लोग घायल हो गए। बाद में पुलिस ने यह मामला शांत कराया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर से हंगामा शुरू हो गया जब बारातियों ने खाना खत्म होने की शिकायत की और फिर से पुलिस को हस्तक्षेप करना। मुजफ्फरनगर, जहां पर रॉन्ग साइड से आ रही कार को रोकने पर दबंगों ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी और उसकी वर्दी फाड़ दी। इसके बाद हंगामा बढ़ते देख आरोपी कार छोड़कर फरार भी हो गए।
आर्टिगा कार में सवार आरोपी गलत दिशा से आ रहे थे, जिसके बाद ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी जमीन अली ने इन्हें रोका। इसके बाद कार सवार लोगों ने पुलिसकर्मी की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसकी वर्दी भी फाड़ डाली, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई और काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। भीड़ को देखकर आरोपी कार को लॉक कर फरार हो गए। इस कार में एक 4 साल की बच्ची सोई हुई थी, जिसे कार का शीशा तोड़कर बाहर निकाला गया। और अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिनमें एक ऐसी नक्सलवादी महिला ने सरेंडर किया है जिस पर 14 लाख रुपए का इनाम था। हथियार चलाने में माहिर 22 साल की ये नक्सलवादी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में मोस्ट वांटेड थी, लेकिन आज हथियारों के साथ सरेंडर करने थाने पहुंची। सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है, साथ ही उन्हें हथियार डालने और मुख्य धारा में लौटने का मौका भी दिया जा रहा है। इस कड़ी में 22 साल की सुनीता आयाम ने सरेंडर कर दिया। ये महिला हथियारों के साथ सरेंडर करने पहुंची थी। उसके पास से इंसास राइफल और 3 मैगजीन के अलावा कई हथियार मिले हैं। और अब आपको अमेरिका के पड़ोसी देश मेक्सिको में मनाए गए डे ऑफ द डेड फेस्टिवल की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। ये एक ऐसी फेस्टिवल है जिसमें लोग अपने मरे हुए पूर्वजों को याद करते हैं और खुद अजीबोगरीब डरावने चेहरे बनाकर और कई तरह की तस्वीरें, कंकाल, सब कुछ लेकर सड़कों पर उतरते हैं। मेक्सिको से आई इन तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि यहाँ की सड़कों पर हर तरफ मरे हुए या उन जैसे दिखने वाले लोग क्यों नजर आ रहे हैं। हर तरफ डरावने चेहरे, सड़कों पर फैले कंकाल, चेहरों से टपकता खून और ऐसी बनावट जिसे अचानक कोई देख ले तो बिना डरे ना रह पाए। ये कोई नाटक नहीं बल्कि मेक्सिको का एक फेस्टिवल है जो वो अपने मर चुके पूर्वजों की याद में मनाते हैं और डरावनी शक्ल बनाकर और कपड़े पहनकर इसमें शामिल होते हैं और नाचते गाते हुए सड़कों पर निकलते हैं। इसे डे ऑफ द डेड कहा जाता है और इसे मेक्सिको की बेहद खास परंपरा माना जाता है। इसमें लोग मानते हैं कि उनके पूर्वज इस दिन धरती पर वापस आते हैं और इस दिन जीवित और मृत लोग आपस में कनेक्ट होते हैं और लोग अपने पूर्वजों को दिखाते हैं कि वो उदास नहीं बल्कि खुश हैं। ये फेस्टिवल मेक्सिको के अलावा लैटिन अमेरिका, स्पेन, फिलीपींस और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। सोचिए, ऐसे त्योहारों को संस्कृति और परंपरा से जोड़ने वाले तमाम लोग भारतीय परंपराओं का मजाक उड़ाते हैं और उन्हें अंधविश्वास मानते हैं। भारत में पितृपक्ष का मखौल उड़ाने वाले डे ऑफ द डेड और हैलोवीन जैसे सेलिब्रेशंस को वैज्ञानिक मानते हैं और अब तो वो भी ऐसे सेलिब्रेशंस में शामिल होकर खुद को आधुनिक समझने लगे हैं। सोचिए, ऐसे सेलिब्रेशंस में लोग भूत बनकर घूम रहे हैं, जो गुजर गए हैं उन लोगों को याद कर रहे हैं, आत्माओं से जुड़ने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसे कोई अंधविश्वास नहीं कहता बल्कि ये आधुनिकता, परंपरा, संस्कृति का हिस्सा बताया जा रहा है। और यही लोग हैं जो श्राद्ध और पितृपक्ष से लेकर कभी होली का विरोध करते हैं, कभी छठ पूजा को लेकर बवाल करते हैं। अभी कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध रुकवाने का दावा करके नोबेल पीस प्राइज मांग रहे थे। कुछ सच्चाई देखिए, उनका कहना था कि विश्व में शांति लाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था और इसीलिए अब उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। वो युद्ध रुकवा रहे हैं चारों तरफ, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ, उन्हें इस बार नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। अब उनका एजेंडा बदल गया है। कुछ दिन पहले जो व्यक्ति शांति का नोबेल मांग रहा था उसने अपने जो रक्षा विभाग है उसको परमाणु बमों का परीक्षण करने का आदेश दे दिया है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ वॉर को करीब 33 साल बाद परमाणु परीक्षण करने की अनुमति दी। परमाणु बम बनाने की होड़ को खत्म करने के मकसद से 1996 में तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परमाणु परीक्षणों पर रोक लगा दी थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अब परमाणु परीक्षणों को दोबारा शुरू करने का आदेश दिया गया है, जिससे अमेरिका में बवाल मचा है। अमेरिकी न्यूज चैनल CBS ने डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि आखिर अमेरिका को 3 दशक बाद परमाणु परीक्षण करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इस सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने जो खुलासा किया है उसने भारत समेत पूरी दुनिया को डरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु बमों का परीक्षण कर रहे हैं और इसीलिए जरूरी हो गया है कि अमेरिका भी अपने परमाणु बमों का परीक्षण करे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इन देशों को परमाणु परीक्षण को लेकर किसी को जवाब नहीं देना पड़ता है, इसीलिए वो बिना रुके परमाणु परीक्षण कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें अपने परमाणु बमों का परीक्षण करने से पहले ऐलान करना पड़ रहा है, उनसे कोई सवाल नहीं पूछता और हमसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, गुप्त रूप से परमाणु परीक्षण करने वाले जिन देशों का नाम लिया गया है उनके पास इतने परमाणु बम है कि 1-2 नहीं पूरे 100 बार पूरी दुनिया को वो खत्म कर सकते हैं।
अगर हम सभी 9 परमाणु शक्तियों के पास मौजूद परमाणु बमों की संख्या को देखें तो ये आंकड़े बहुत डराने वाले हैं। सबसे ज्यादा परमाणु बम रशिया के पास है 5459 परमाणु बम। दूसरे नंबर पर है अमेरिका 5177 परमाणु बम। 600 परमाणु बमों के साथ तीसरे नंबर पर चाइना है। इसके बाद चौथे नंबर पर फ्रांस, जिसके पास 2901, यूके के पास 225, भारत के पास 180, पाकिस्तान के पास 170 और इजराइल के पास कम है 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु बम। डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया, चाइना, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया का नाम लिया है और इन देशों के पास कुल मिलाकर 6279 परमाणु बम है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात से परेशान है कि इन चारों देशों का गठजोड़ अमेरिका समेत सारे यूरोपीय देशों दुनिया के लिए खतरनाक है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सेना को भी तैयारी के नाम पर परमाणु बमों का परीक्षण करने के लिए कहा है, ताकि इन देशों को एक सख्त संदेश जाए। डोनाल्ड ट्रंप के दावे ने भारत को भी सावधान कर दिया है। परमाणु परीक्षण को लेकर पाकिस्तान का नाम लेना भारत को सतर्क करने वाला बयान माना गया है। कई मौकों पर ऐसा देखा गया है कि पाकिस्तान के हुक्मरान भारत को परमाणु बम की चेतावनी देते रहे हैं। वो बार बार ये दावा करते रहे हैं कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति है, खुलकर धमकी। ऐसे में अगर हमारा आतंकी पड़ोसी न्यूक्लियर बमों के साथ परीक्षण वाला खतरनाक खेल खेलने लगा है तो ये अच्छे संकेत नहीं। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से न सरकार के कंट्रोल में है, न सेना के कंट्रोल में, बल्कि वो आतंकी संगठनों और कट्टर धार्मिक मौलानाओं की विचारधारा पर चलता है। ऐसे देश द्वारा परमाणु बमों का परीक्षण जारी रखना भारत ही नहीं, दुनिया के लिए खतरनाक है। पाकिस्तान ने घोषित तौर पर 1998 में 2 परमाणु परीक्षण 28 मई और 30 मई 1998 में किए थे। माना जाता है कि उसके बाद से पाकिस्तान ने कोई परमाणु परीक्षण नहीं किया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तान जैसे भूमिगत परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, पाकिस्तान जैसे देश जिससे लोगों को बहुत हल्के फुल्के झटके महसूस होते हैं और पता भी नहीं चलता। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के परमाणु बमों को लेकर आज काफी परेशान है क्योंकि वो परमाणु परीक्षण कर रहा है। लेकिन ईरान की तरह वो पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बॉम्ब नहीं गिरा सकते। इसी साल देखिए जून का महीना था, अमेरिका के B-2 बॉम्बर प्लेन ने ईरान और इजराइल के बीच हुई झड़प का अंत कर दिया। उसने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर 13,500 किलोग्राम के बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया था। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु शक्ति नहीं बन सकता क्योंकि उनके परमाणु बम आतंकी संगठनों के कब्जे में आ सकते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अमेरिका परमाणु शक्ति बन चुके पाकिस्तान पर कुछ नहीं कह जा पाता है, जबकि पाकिस्तान आतंकी कैंप चलाता है और उसने अपने आतंकियों को ट्रेनिंग देने के लिए आईसिस आतंकियों को रखा है। डोनाल्ड ट्रंप इसलिए ज्यादा डरे हुए हैं क्योंकि परमाणु परीक्षण कर रहे पाकिस्तान के चीन के साथ गहरे ताल्लुक